Good morning, good evening, good afternoon, whatever the time it is. Let's start with nodal analysis and पढ़ेंगे आज किरचॉफ्स करंट लॉ। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम देके रखा है, इसकी भी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को समझते हैं। एंड सवाल दिया हुआ है करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर ढूंढना है, मतलब ये 12 ओम रजिस्टर से जो करंट फ्लो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ किरचॉफ्स करंट लॉ। बट किरचॉफ्स करंट लॉ का सवाल सॉल्व करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि किरचॉफ्स करंट लॉ एक्चुअल में कहता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। मतलब इसका कहना क्या है। अब ये जो है ना, ये सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, ये हमने 11th-12th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। उसी पे बेस्ड है ये। अब वो क्या है वो एक अलग डिटेल है और उसमें हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। बट ये एक्चुअल में केसीएल क्या कहता है, ये एक एग्जांपल से, प्रोबेबली दो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है। सो केसीएल का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है सर्किट में, सर्किट डायग्राम में लेट्स से ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट का जो आउटगोइंग करंट होगा, लेट्स से एक, दो, तीन, ऐसे तीन कोई आउटगोइंग करंट जा रहे एक पॉइंट से उसके दूर जा रहे आउटगोइंग करंट, लेट्स से ये 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो इनका आउटगोइंग का सम कितना है, 3 + 4 + 3, 10 एम्पियर। तो किरचॉफ्स करंट लॉ का कहना ये है सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। यानी कि इस पॉइंट में इनकमिंग करंट जो रहेंगे, ऐसे इस पॉइंट पे जो इनकमिंग रहेगा उन दोनों का सम भी 10 के इक्विवेलेंट आएगा। लेट्स से ये 4 एम्पियर है एंड ये 6 एम्पियर है। बस यही कह रहा है। अच्छा, अब ये नहीं समझा होगा बहुत लोगों को। अच्छा, एक एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। सो लेट्स से तुम रोड से जा रहे हो, रोड से नहीं, एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे से जा रहे हो। ठीक है। तो रास्ते में हमें आता है टोल। ठीक है, रास्ते में हमें आता है टोल। तो ये जो टोल है, थैंक्स टू गडकरी जी। सो लेट्स से ऐसे 3 लेन है यहाँ पे और दिन में 1000 गाड़ियां गुजरती है। ठीक है। सो 1000 गाड़ी इनकमिंग कार्स में मान लेता हूँ, इनकमिंग कार्स 1000 है। ठीक है। तो मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो टोल है, ये पॉइंट के बाहर, ये पॉइंट से बाहर आउटगोइंग उस तरफ निकलने वाली गाड़ी अभी 1000 ही रहेगी। सही बात है, यही किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेट से यहां से 1000 गाड़ी एंट्री की और वहां से बस 900 निकली। ऐसा हो नहीं सकता, राइट। सो यही बेसिक मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ का। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये सवाल कैसे सॉल्व करना है यूजिंग नोडल एनालिसिस, या फिर हमें इस पे केसीएल कैसे लगाना है। ठीक है, स्टेप वाइज जानते हैं। स्टेप नंबर 1 रहेगा कैलकुलेट एंड फाइंड ऑल द नोड्स। करो, नोड्स ढूंढ लो इस सर्किट में। अब तुम बोलोगे नोड्स तो हमें नहीं पता। सही बात है, तुम्हें नोड्स नहीं पता क्या होता है। मैं बता दूं नोड्स क्या होता है। सो नोड इज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नोड, a point a point where more than two branches are connected। मतलब दो से ज्यादा ब्रांच जहां कनेक्टेड रहेगी उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, a point where more than two branches are connected is called as node। ठीक है। ओके, तो सर्किट में देखते हैं नोड कहाँ कहाँ है। ठीक है, क्या ये एक पॉइंट है, ये एक नोड है? नहीं, यहाँ पे एक और दो, दो ही ब्रांचेस है, अपने को दो से ज्यादा चाहिए। ओके ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। क्या ये एक नोड है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, मोर देन 2 चाहिए था अपने को। यस, ये एक हमारा नोड है, तो इसको मार्क कर दो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ये एक नोड है? हाँ, ये एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे सेम 1 2 3, 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। ओके, इसको भी सेकेंड नोड हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या ये एक नोड है? नहीं, 1 और 2 दो ही ब्रांचेस कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये एक नोड है? नहीं, 1 2 दो ही ब्रांचेस कनेक्टेड है। ओके, क्या ये एक नोड है? अरे गधो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो ये हमारा नोड 3 हो गया। ठीक है, नोड 3 हो गया। परफेक्ट। ओके, क्या ये एक नोड है? लेट मी हाईलाइट दिस। क्या ये एक नोड है? हाँ, क्योंकि 1 2 3, सो 3 ब्रांचेस आर कनेक्टेड, मोर देन 2 चाहिए था, तो ये अपना फोर्थ नोड हो गया। क्या ये एक नोड है? नहीं, यहाँ पे 1 और 2, तो ये एक नोड नहीं है।
ठीक है, स्टेप 1 हो गया, फाइंड ऑल द नोड्स, हमने नोड कैलकुलेट कर दिया। अब स्टेप 2 लिखिए कि कैलकुलेट इक्वी पोटेंशियल नोड्स, फाइंड आउट इक्वी पोटेंशियल नोड्स इन द सर्किट। अब इक्वी पोटेंशियल नोड्स क्या होता है? नोड तो हमने समझ लिया कि मोर देन 2 ब्रांचेस जहां पे कनेक्टेड है वो नोड होता है। अब इक्वी पोटेंशियल नोड्स क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है भाई इक्वी पोटेंशियल नोड्स? ये लिख के लेके आया होगा। इक्वी पोटेंशियल नोड्स, when no electrical component are present are connected between two nodes, मतलब ऐसे दो नोड जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। when no electrical component are connected between two nodes, ऐसे दो नोड्स को हम इक्वी पोटेंशियल नोड्स बोलते हैं। तो आज हमने नोड्स फाइंड आउट किए थे, ये 1 और ये 2। ये इक्वी पोटेंशियल नोड्स है क्या? नहीं, इसके बीच में दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये एक नहीं है। क्या 2 और 3 इक्विपोटेंशियल नोड्स है? नहीं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक भी नहीं चाहिए, ये 6 एम्पियर आ गया तो नहीं है। क्या 1 और 4 इक्विपोटेंशियल नोड्स है? नहीं, वापस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ गया तो ये भी इक्विपोटेंशियल नोड्स नहीं है। ठीक है, क्या 3 और 4 इक्विपोटेंशियल नोड्स है? हाँ, क्योंकि इसके बीच में बस ये ब्रांच कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, जैसे रजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल नोड्स हो गया। अच्छा, अगर ये इक्वी पोटेंशियल नोड्स है लाइक 3 and 4 अगर मेरे इक्वी पोटेंशियल नोड्स है तो ठीक है, एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, इसको ना मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एंड ये सीधा यहां कनेक्ट करते हैं। क्या इससे हमारे आंसर पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ऐसे कनेक्टेड है या ये ब्रांच से और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये इक्वी पोटेंशियल नोड्स है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो तुम ये जो है ये ऐसे इसमें सीधा जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, इट वुड बी सेम। ये चीज इसके साथ नहीं कर सकते तुम, ऐसे लेके ऐसे जोड़ दिया नहीं, क्योंकि इसके बीच में दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वो सेम बात नहीं रहेगी। बट यहाँ पे ये सेम बात रहेगी, इसको ऐसे कनेक्ट कर। एक और बात, मैंने ये ऐसे कनेक्ट किया यहाँ पे, बट तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो कि मैंने ये ऐसा लिया रजिस्टर और ये इधर कनेक्ट कर दिया, मतलब while this was connected to this, एंड ये बीच वाला इमेजिन हटा दो एक सेकंड के लिए, तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, उल्टा भी कर सकते। सो बोथ वेज इट इज पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बस वो साइड का ही कंसिडर करना है। ओके, तो मेरे पास 3 ही नोड बचे, चलो मिटा देता हूं मैं ये, और यहाँ पे 3 नोड्स बचे मेरे पास। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे कि अज्यूमिंग 1 रेफरेंस नोड। अब ये रेफरेंस नोड क्या है? ओके, ठीक है, जानते हैं क्या है। लेट्स से तुम एक इलेक्ट्रिकल लैब में गए, उस इलेक्ट्रिकल लैब में एक मल्टीमीटर नाम का चीज होता है। मल्टीमीटर नाम में ही मल्टी मल्टी है उसके, तो उसको तुम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। जैसे मल्टीमीटर से वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब मल्टीमीटर एज वोल्ट मीटर यूज कर सकते हो। मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। मल्टीमीटर से करंट कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब मल्टीमीटर एज ओ मीटर भी यूज कर सकते हो तुम। उसके बहुत सारे एप्लीकेशन। ठीक है, सो लेट्स से मुझे .1 मतलब नोड 1, मेरा जो नोड 1 है उसका वोल्टेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वोल्टेज कैलकुलेट करना है नोड 1 पे। तो वो मल्टीमीटर में ना 2 वायर होती है। ठीक है, 2 वायर होती है, एक होती है रेड कलर की, एक होती है रेड कलर की, और दूसरी होती है ब्लैक कलर की। अब ब्लैक मैंने ये वाइट लिया क्योंकि स्क्रीन ब्लैक है तो ब्लैक ब्लैक में दिखता नहीं, बट मान लो कि रेड वायर होती है, ब्लैक वायर होती है। अब मुझे किसका फाइंड आउट करना है? वोल्टेज, ये 1 का। तो मैंने क्या किया, मैंने वो रेड वायर लिया और 1 पे कनेक्ट किया। ठीक है, अब वो जो ब्लैक वायर है, वो ब्लैक वायर कनेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, आइदर मैं 2 पे करूंगा या फिर मैं 3 पे करूंगा। ठीक है, हम किसी पे भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, वो ब्लैक वायर जो है ना वो 3 पे कनेक्ट किया। ठीक है, वो ब्लैक वायर मैंने 3 पे कनेक्ट किया, इसलिए 3 मेरा बन गया, 3 मेरा रेफरेंस नोड बन गया। ठीक है, 3 मेरा रेफरेंस नोड बन गया एंड वो अभी ग्राउंड बन गया है। ये ग्राउंड का सिंबल होता है, तो वो वोल्टेज ग्राउंड हो गया, ग्राउंड वोल्टेज हो गया। तो अब एग्जैक्टली जानते हैं कि मैंने नोड 3 को रेफरेंस नोड लिया तो वो ग्राउंड कैसे बन गया। मुझे ये नोड 1 का
वोल्टेज फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो मैंने रेड वायर वोल्टेज नोड 1 पे रखा, नोड 1 पे रेड वाला रखा और ब्लैक वाला 3 पे रखा। जैसे ही मैंने वो 3 पे रखा, मेरा 3 ग्राउंड बन गया, ग्राउंड बन गया। वो कैसे, ये इमेज लेके आया हूं मैं, एक मल्टीमीटर ये ऐसे दिखता है और ये जो इसका जॉकी है वो तुम ऐसे घुमा सकते हो एंड उस पे वोल्टेज करंट सब कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो वायर हम देख सकते कनेक्टेड है, एक रेड वाली और एक व्हाइट वाली। अब मेरे को वोल्टेज एट पॉइंट एट नोड 1 कैलकुलेट करना है, तो मैंने ये रेड वाला वायर 1 पे रखा और ये जो सेकंड वाला ब्लैक है ना, वो जैसे ही मैंने 3 पे रखा, 3 मेरा रेफरेंस नोड बन गया जो है ग्राउंड नोड। ग्राउंड कैसे बना, वो ये देखो, ये जो ब्लैक वायर कनेक्टेड है ना, इससे ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है। जैसे ही मैंने ये ब्लैक वायर 3 पे रखी, 3 मेरा बन गया ग्राउंड सोर्स, ठीक है। ओके, इतना समझ में आओगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमने समझा कि ये जो नोड 3 है, ये जो नोड 3 है, एक को ग्राउंड कनेक्ट कर लिया, ग्राउंड अज्यूम किया, रेफरेंस नोड अज्यूम किया, तो हमें दो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब हमें वोल्टेज जो है वो 1 का, नोड 1 का और नोड 2 का कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अभी लेट से 10 नोड है, ठीक है, एक सर्किट में 10 नोड है, तो उसमें से एक जो होगा वो रेफरेंस नोड होगा और 10 में से 9 जो नोड्स बचेंगी उसका हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो अभी अभी तक क्या सीखा हमने, इस 3 को हमने ग्राउंड अज्यूम किया, रेफरेंस नोड अज्यूम किया और ये ग्राउंड बन गया। तो अभी हमें बस 1 और 2 ये दोनों का वोल्टेज फाइंड आउट करना है यूजिंग केसीएल। अब आते हैं रियल सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन अज्यूम करनी है करंट की। यहाँ पे मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हम केवीएल में हम डायरेक्शन अज्यूम करते थे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या कर, ओके, एक चीज बताता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, लेट से हमारे घर पे 220 230 वोल्ट एक नॉर्मल वोल्टेज का रेंज होता है, ठीक है, स्टेबल वोल्टेज का, या फिर 240 भी कंसिडर कर लो। बट अचानक से ना घर में 300 वोल्ट आ गया, ओके, ज्यादा एक्स्ट्रा करंट आ रहा है। बट ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा करंट आ रहा है और वॉशिंग मशीन को छुआ तो करंट लग गया, नहीं होता, राइट। तो वो जाता कहाँ है एक्स्ट्रा करंट, वो हमारा जो 3 पिन प्लग होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का 3 पिन प्लग होता है ना, उसका जो ये बड़ा वाला ऊपर वाला रहता है ना, वो अर्थिंग, वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, वो अर्थिंग होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा आता है करंट वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है। हमारे घर के बाहर सोसाइटी की, बिल्डिंग की एक अर्थिंग होती है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा करंट आ रहा है वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है। अच्छा, इससे हम एक चीज समझते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अर्थिंग लगाने का रीजन ही ये है कि ये जो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ जो प्लैनेट है, इसकी पोटेंशियल बहुत कम है। तो अर्थ का पोटेंशियल कम होने की वजह से हमारे घर पे जो ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, फिर ज्यादा एक्सेस करंट आ जाता है, वो सीधा हमारे जो अप्लायंस है वो हायर पोटेंशियल में चला जाता है और लोअर पोटेंशियल में अर्थ होता है, तो वो सीधा अर्थ में भेज देता है। समझो, ओके। सो मैं अब यहाँ पे कैसे अज्यूम करूंगा डायरेक्शंस को, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। लोअर पोटेंशियल कौन है, ये हमारा ग्राउंड नोड। हायर पोटेंशियल कौन है, 1 और 2, ठीक है। क्योंकि लोअर पोटेंशियल ये मुझे कैसे पता चला 3 है, अरे ये ग्राउंड है ना, अभी ग्राउंड है, ठीक है। तो इसका हम वोल्टेज, ग्राउंड ग्राउंड नोड का जो वोल्टेज है वो हम हमेशा 0 लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, अब डायरेक्शन अज्यूम करते करंट की। हर, मैं एक चीज बता रहा हूं, तुम इनकमिंग भी कंसिडर कर सकते हो, बट प्लीज ट्राई कि हम सारी डायरेक्शन आउटगोइंग ही कंसिडर करें। तो कैसे बात कर रहा हूं मैं, ये आउटगोइंग I1, ये आउटगोइंग I2, ये आउटगोइंग I3। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो कि I1 को आउटगोइंग पकड़ा, I3 को आउटगोइंग पकड़ा और I3 को इनकमिंग पकड़ा। ऐसा नहीं करना है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और कैलकुलेशन हमारी आसान हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए हमेशा अज्यूम करो कि एक पॉइंट से सब करंट आउटवर्ड्स ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं अप्लाइंग अप्लाइंग केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 1, ठीक है, एट नोड 1। क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। अब नोड 1 पे आउटगोइंग करंट्स कितने हैं, आउटगोइंग करंट्स कितने हैं, I1 I2 और I3। ये सब मैंने, सबको आउटगोइंग कंसीडर करो, बहुत कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, आउटगोइंग कौन से, I1 I2 I3, सम करो उसका, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। इनकमिंग करंट्स एक भी नहीं कंसिडर किया मैंने, सारे आउटगोइंग कंसिडर किए, तो क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब भी हमने पढ़ा कि करंट हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे I1 I2 और I3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, सेम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। मुझे I की करंट की वैल्यू चाहिए तो V बाय आर, V बाय आर, ठीक है। बट यहाँ पे हम V को वोल्टेज, वोल्टेज नहीं लेंगे, अब V को क्या लेंगे, हम V को पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, मतलब दो नोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लेंगे। अब आप कहना क्या चाहते हो, लेट्स से हम क्या कर रहे हैं, हम केसीएल लगा रहे हैं नोड 1 पे, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे नोड 1 का और हमारे ग्राउंड नोड मतलब रेफरेंस नोड का। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए है और मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए है, तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया, 5,000 का आया। तुम्हारे पास 5,000 ज्यादा है, कैसे कैलकुलेट किया, डिफरेंस निकालना था ना, तो तुमने हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू किया, ऐसे ही निकला ना डिफरेंस तुम्हारा, हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करके तुमने डिफरेंस निकाला, परफेक्ट। सिमिलरली अब मुझे ये बताओ, हाइयर पोटेंशियल कौन है 1 और 3 में, हाइयर पोटेंशियल है 1, और लोअर पोटेंशियल कौन है, Vg इज इक्वल टू 0, जो ग्राउंड है उसका पोटेंशियल 0 है, तो 3 लोअर पोटेंशियल हो गया। ओके, सो मैं I1 की वैल्यू लिखता हूं, I1, ये मैंने अभी तुमको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टर आएगा। ओके, सो I1 की वैल्यू देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। लेट्स अज्यूम ये नोड 1 पे पोटेंशियल है V1, ये नोड 2 पे है पोटेंशियल V2, एंड यहाँ पे है, ये हमने Vg लेके रखा है, Vg इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट नोड 1, पोटेंशियल डिफरेंस एट नोड 1 क्या हो जाएगा, V1 माइनस Vg, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, V1 माइनस Vg, और देखो जरा I1 से कोई करंट, I1 से Vg की तरफ नोड 3 तक जाते हुए कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, हाँ ये देखो I1 से अगर मैं ऐसे गया तो ये वोल्टेज सोर्स आ रहा है, वोल्टेज सोर्स ऐसे आ रहा है V3 तक जाने के बीच में, तो ये क्या हो गया, ये फॉलिंग पोटेंशियल हो गया, क्योंकि तुम ऐसे आ रहे हो बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल में जा रहे हो, तो ये फॉलिंग पोटेंशियल हो गया, तो इसको माइनस लेंगे अब, -36 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टर है क्या बीच में, हाँ है ना, रेजिस्टर है ना बीच में, देख 12 ओम का। ओके, लिख दो फिर, लिख दो 12, खत्म। ठीक है, I1 खत्म। अभी सेम कर दे I2 के साथ, ठीक है, I2 लिखते हैं, I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, V1, और लोअर पोटेंशियल कौन है, Vg। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V1 माइनस Vg डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है रे, R की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, तो लिख दो भाई 6 ओम। I2 भी खत्म हो गया, I3 की वैल्यू लिखते हैं अब, ठीक है, I3 कैसे फ्लो हो रहा है, I3 कैसे फ्लो हो रहा है भाई, I3 यहां से इस नोड तक फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें दो नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इस केस में I1 से लेके I2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ये दो नोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो V1 माइनस लोअर पोटेंशियल दूसरे नोड को हम अज्यूम करेंगे, माइनस V2 बीच में कोई वोल्टेज सोर्स है, हाँ वोल्टेज सोर्स है, ये देखो, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, मतलब बड़े टर्मिनल से छोटे इसमें जा रहा है, मतलब ये फॉलिंग पोटेंशियल है, इसीलिए हम इसको भी -12 लेंगे, और बीच में डिवाइडेड बाय R, रेजिस्टर की क्या वैल्यू है, 5। ओके, सो 5 लिख देते हैं। ऐसे हमें I1 I2 और I3 की वैल्यू मिल चुकी है।
अब बस इक्वेशन में डाल दो, ये हमारे पास इक्वेशन था राइट, ये देखो ये इक्वेशन था, अब इसमें डाल दो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वीजी, वीजी ग्राउंड, इसका हमने क्या लिया है वोल्टेज, जीरो लिया है। क्या लिया है, जीरो लिया है, तो हम इसको इग्नोर मार सकते हैं, इसको निकाल देते हैं कैलकुलेशन से। तो अभी हम लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, V1 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 12। ये जी को मैंने नहीं कंसिडर किया क्योंकि जीरो है वो, ठीक है। प्लस I2, I2 क्या है, V1 बाय 6, VG नहीं लिया, जीरो छोड़ दो, प्लस I3, I3 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, V1 माइनस V2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, हमने मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A माइनस सी या फिर प्लस ले लो डिवाइडेड बाय बी, इसको हम एक्सपांड कर सकते थे, A बाय बी प्लस सी बाय बी, सही बात है। तो उसी प्रकार से लेट्स से ये है मेरे पास, ये है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, 3x ले लो, 3x डिवाइडेड बाय 5, हम लिख सकते हैं 2x बाय 5 प्लस x बाय 5, सही है ना, ये दोनों सेम है, हमने ऐड किया 3x बाय 5 लिख लिया, इसको हम वैसे भी स्प्लिट कर सकते हैं जैसे अभी किया, 2x बाय 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ठीक है, ठीक है। तो मैं सिमिलरली ये काम इनके साथ करता हूं अभी, ठीक है। V1 बाय 12 माइनस 36 बाय 12 प्लस ये तो अपना V1 बाय 6 अकेला है, प्लस ये चीज V1 बाय 5 माइनस V2 बाय 5 माइनस 12 बाय 5। अब जो भी अननोन वैल्यू है उनको लेफ्ट साइड में रखो और जो भी कांस्टेंट नंबर आते हैं उनको हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो सारे V1 को ऐड करते हैं अभी, V1 बाय 12 प्लस V1 बाय 6 प्लस V1 बाय 5, ये देखो ये तीन V1, V1 बाय 12, V1 बाय 6, V1 बाय 5, इन सबको एक साथ ग्रुप किया, माइनस माइनस V2 बाय 5 इज इक्वल टू, ये जो नंबर है कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना, उनको वो साइड लेके जाओ, उनको वो साइड लेके जाओ, तो वो साइड जाके क्या हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा वो साइड, तो 36 बाय 12 और ये भी प्लस 12 बाय 5 हो जाएगा। ओके, अब इनको लिखना कैसे है, अब इनको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 5, मतलब हमने V1 को कॉमन ले लिया, ठीक है, V1 को कॉमन ले लिया, माइनस 1 बाय 5, V2 इज इक्वल टू 36 बाय 12 प्लस 12 बाय 5। अब ये 36 बाय 12 को तुम आराम से 3 भी ले सकते हो, बट ठीक है, हम कैलकुलेटर है अपने पास, कैलकुलेटर से सब कुछ करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं ये नोड और इक्विपोटेंशियल ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास पहली इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेम काम इस नोड 2 के साथ करेंगे, ठीक है, इसके साथ सेम काम करेंगे। अब हमको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, ये 1 बाय 12 1 बाय प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 5, V1 इज इक्वल टू जो भी आया फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गई। सेम काम अब हम नोड 2 पे करेंगे, ठीक है। तो लिखने का अप्लाई, अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है, नोड 2 पे KCL लगाना है। अब करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया मेरा I4, ये हो गया मेरा I5 और ये हो गया I6। वापस मैंने सब आउटगोइंग डायरेक्शन पकड़े हैं, तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। आउटगोइंग कौन से, I4 I5 I6, तो मैं लिखता हूं I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू इनकमिंग करंट्स 0। बट अभी तुम बोलोगे ए चीटिंग करता है, तू चीटिंग करता है, तूने अभी बोला कि ये I3 हमने ऐसा पकड़ा हुआ है, तो ये तो इनकमिंग करंट सोर्स हो गया ना 2 के लिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। KCL लगाते वक्त जब मैं ये I1 I2 I3 जब कैलकुलेट कर रहा था ना, तब I4 I5 I6 एग्जिस्ट नहीं करते, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। सिमिलरली जब मैं नोड 2 पे अभी KCL लगा रहा हूं, तो मैं आराम से ये चीज कह सकता हूं कि मेरे लिए I3 I2 और I1 एग्जिस्ट नहीं करते,
सिर्फ और सिर्फ I4, I5 और I6 ही एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए सारे आउटगोइंग डायरेक्शन में आएंगे, इसलिए मैंने 0 लिखा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब हम 1 पे लगा रहे थे तब नोड 2 के कोई करंट नहीं थे, और जब हम नोड 2 पे अभी केसीएल लगा रहे तो नोड 1 का कोई करंट नहीं है। ओके, ठीक है। सेम चीज वैसे ही I4 की अभी कैलकुलेट करते हैं। I4 क्या हो जाएगा? I4 क्या हो जाएगा? ये देखो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी हम V2 पे है ना, तो हम V2 को बढ़ा लेंगे और I1 को लोअर पोटेंशियल लेंगे। करंट की डायरेक्शन हमने वैसी अज्यूम की है ना, करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे अज्यूम की है। मतलब क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसे अज्यूम की, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट ये नोड से ये नोड तक फ्लो हो रहा है, इसीलिए। और करंट कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल क्या हो गया? V2 हो गया, लोअर पोटेंशियल V1 हो गया। तो लिखते हैं V2 माइनस V1। अच्छा, दो नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स है? हाँ है, ये देखो, ये 12 वोल्ट का। और इसकी डायरेक्शन कैसे? छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में जा रहा है ये। मतलब क्या हो गया? राइजिंग पोटेंशियल हो गया। ओके, प्लस 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर की वैल्यू। रेजिस्टर है दोनों के बीच में, हाँ 5 ओम। ओके, 5 सॉरी 5। अब सेम काम I5 के साथ करते हैं, आ जाओ। सो सेम काम I5 इज इक्वल टू, क्या करें अब? ये देखो, मैंने बोला था, केवीएल के लेक्चर में भी बोला था, वोल्टेज सोर्स हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। ये देखो, वापस वही कंसेप्ट। ये 6 ओम की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड, अपवर्ड है, अपवर्ड। और I5 की क्या है? डाउनवर्ड। तो मैं सीधा I5 को लिख सकता हूँ, I5 करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 एम्पियर, -6 एम्पियर हो गया काम। देखो, इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब करंट सोर्स हो तब, इतना बढ़िया है। चलो, सेम काम अभी हम I6 के साथ करते हैं। हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल VG। ठीक है, हाइयर पोटेंशियल क्या है? V2 है अभी हमारे लिए। I6 हाइयर पोटेंशियल क्या है? हाइयर पोटेंशियल ये V2 है, V2 है हाइयर पोटेंशियल। और ये कहाँ जा रहा है? ये VG तक जा रहा है, नेक्स्ट नोड तक। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये तो खैर 0 ही है। बीच में कोई वोल्टेज सोर्स है? हाँ, वोल्टेज सोर्स है ना, 9 वोल्ट का। डायरेक्शन कैसी है? एक मिनट, हाँ, ऐसी। बड़े टर्मिनल से छोटे में जा रहा है, फॉलिंग पोटेंशियल। माइनस लेंगे, -9 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टर की वैल्यू है 3 और 2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो 3 + 2 हो जाएगा, जो कि है 5 ओम। तो हम नीचे लिखेंगे 5 ओम। तो अभी हमारे पास वापस ये 3 इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सेम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। I4 को लिखो पहले। I4 को लिखो, V2 माइनस V1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5। थोड़ा लेफ्ट साइड में ले लेते हैं इसको। प्लस प्लस I5 की वैल्यू -6 है। और प्लस I6 की वैल्यू क्या है? V2 -9। अब ये तो 0 है, इसलिए लिया नहीं उसको। V2 -9 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ओके, इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि I1 प्लस I5 क्योंकि I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0 है। तो ये सबको तीनों को ऐड किया और कितना आया? 0 आ गया मेरा आंसर। ओके, चलो इसको वापस वही स्प्लिट करते हैं हम। V2 बाय 5 माइनस V1 बाय 5 प्लस 12 बाय 5। 6 को उधर भेज देते हैं, तो इधर लिख दे 6 प्लस V2/5 माइनस 9/5। अब कौन से कांस्टेंट बचे? ये एक बचा है और ये एक बचा है, उसको दोनों को उस साइड भेज दो साइन चेंज करके। ओके, लिखते हैं V2/5 माइनस V1/5 प्लस V2/5 इज इक्वल टू 6। ये वाला टर्म वहां जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9/5। एंड ये वाला टर्म वहां जाएगा तो 12/5 माइनस हो जाएगा। ओके, -12/5। अब वापस अरेंज करते हैं टर्म्स को। V1 प्लस ट्वाइस 2/5, ये दो बार है ना, V2
बाय 5 बाय 5, तो 2 बाय 5 V2, 2 बाय 5 V2 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 बाय 5। ऐसे कैलकुलेटर में कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रैकेट में डाल के इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। सो अभी हमारे पास दो अननोन है V1 और V2, और हमारे पास दो इक्वेशन भी आ गई है। अब इसको कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है और दो अननोन है। तो हम ये इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे। इसका जो मोड बटन होता है, तो मोड बटन प्रेस करेंगे और इक्वेशन वाले सेक्शन में जाके साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कितने अननोन है, दो अननोन वाले कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज एंटर करेंगे। अभी मेरे को ये वैल्यू एंटर करनी है पहले वाले कॉलम में, ठीक है। कैसे करेंगे, 1/12 मत लिखो, 1/12 टाइप मत करो। क्या करेंगे, 1/12 को मैं 12 इनवर्स लिख सकता हूँ, सेम ही होता है ना, मतलब 12 इनवर्स को मैं 1/12 लिखता हूँ। तो क्या करने का, सेम 12 टाइप करने का, ऐसे 12 टाइप किया, 12 टाइप किया, और यहाँ पे देखो x रेस टू -1 का ऑप्शन है, इसको मैंने प्रेस किया तो हो गया 12 इनवर्स हो गया। प्लस 12 इनवर्स के बाद क्या है, 6 इनवर्स लिखूंगा और 5 इनवर्स लिखूंगा, तो वापस सेम मैंने 5 का बटन दबाया तो 5 आ गया देखो, और x रेस टू दी पावर -1 का बटन दबाया तो 5 इनवर्स आ गया। प्लस वापस एक बार प्लस दबाया, मैंने क्या किया 5, अभी 6 बचा है ना, ओके, तो 6 प्रेस किया, 6 का बटन प्रेस किया, वापस x रेस टू दी पावर -1 का बटन जैसे ही दबाया तो 6 रेस टू दी पावर -1 हो गया वो, ओके। इज इक्वल टू एंटर कर देंगे, जैसे हमने V1 का वैल्यू एंटर किया, इज इक्वल टू दबा देंगे। नाउ इन द सेम वे हम इसकी वैल्यू क्या एंटर करेंगे, -5 इनवर्स, ठीक है, -5 x रेस टू दी पावर -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे RHS में क्या इंसर्ट करेंगे, 36/12 प्लस 12/5, ओके। तो कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट का ओपनिंग सिंबल होता है, ब्रैकेट का ओपनिंग सिंबल होता है, ये मैंने प्रेस किया तो मेरा ब्रैकेट खुल गया एक। तो पहले 36/12 डालता हूं मैं, ठीक है, बाय 12 डालता हूं, और ये ब्रैकेट का सिंबल क्लोज कर दिया मैंने वापस दबा के। फिर क्या करना है मेरे को, +12/5 करना है ना, तो प्लस का साइन दबाया, वापस ब्रैकेट खोला और 12/5 लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया, इज इक्वल टू। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी डालेंगे अभी। तो इक्वेशन इनपुट करने के बाद जैसे ही आप इज इक्वल टू बटन दबाओगे तो आपको पहली वैल्यू आती है 20, आपको दिख रहा है पता नहीं, सो V1 की वैल्यू आ गई है, V1 की वैल्यू आ गई है 23.14 वोल्ट्स, ओके, ठीक है। ये मेरा पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर V2, उसके लिए वापस इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आ गया 25.07 वोल्ट, ओके। तो हमें V1 और V2 की वैल्यूज मिल चुकी है, ओके, गुड गुड गुड। और हमें सवाल पूछा था फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर। अच्छा, याद है 12 ओम में से कौन सा फ्लो हो रहा है, ये देखो, मैंने यहाँ पे I1 अज्यूम किया था, जब मैंने नोड 1 पे जब KCL लगाया था तब मैंने I1 अज्यूम किया था, राइट। तो इसमें से I1 फ्लो हो रहा है, ओके। I1 को मैंने क्या लिखा था, I1 को उठा लेते हैं यहाँ से, देखो I1 को हमने इक्वेट किया था, एक मिनट, हाँ, कॉपी एंड इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, पेस्ट हो जा भाई, हाँ। सो यहाँ हम I1 की वैल्यू लेके आ गए हैं, I1 की वैल्यू लेके आ गए, तो यहाँ पे हमको ये तो पता है ये VG 0 है, V1 की वैल्यू डाल दें, तो I1 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है 23.14 -36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं अभी, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू आती है -1.07 एम्पियर, जो है हमारा I1 का करंट। तो अभी हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर, करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू -1.07 एम्पियर। और यहाँ पे पूरा सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या क्या किया, हमने पहले नोड्स आइडेंटिफाई किए, स्टेप 1 क्या था हमारा, आइडेंटिफाइंग नोड्स, जो भी अ पॉइंट वेयर मोर देन 3 ब्रांचेस आर कनेक्टेड, वो हमारा नोड होता था, ठीक है। फिर हमें 4 नोड्स आए थे, उसमें से हमने इक्वी पोटेंशियल नोड कैलकुलेट किए,
और 3 और 4 इक्वी पोटेंशियल थे, तो मैंने 3 सीधा 4 में कनेक्ट करनी, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल नोड्स है। उसके बाद हमने 3 को 3 को हमने एक रेफरेंस नोड अज्यूम किया, तो हमें कोई भी 1 2 3 कोई भी अज्यूम कर सकते थे, हमने 3 को रेफरेंस नोड लिया। ओके, जो हमारा Vg इज इक्वल टू 0 हो जाता है। फिर हमने क्या किया, अप्लाइंग KCL एट नोड 1 एंड अज्यूम ऑल आउटगोइंग डायरेक्शंस। आउटगोइंग ही क्यों, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए बढ़िया हो ना। जैसे हमने क्या लिखा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। इनकमिंग करंट्स हमने लिए ही नहीं, जीरो ले लिया, तो हमको एक साइड पे जीरो मिल गया ना। अब लेट्स से तुम I1 और I2 को आउटगोइंग पकड़ते और I3 को इनकमिंग पकड़ते, तो ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। बहुत कुछ आपको मैथमेटिक्स करना पड़ता है उस। तो इससे अच्छा है हम हमेशा हमेशा केसीएल लगाते वक्त सारी आउटगोइंग डायरेक्शन को कंसीडर करें, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। आंसर सेम नहीं आने वाला है। लास्ट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जैसे हमने दो इक्वेशन निकाले, नोड 1 पे लगाया केसीएल, नोड 2 पे लगाया, दो इक्वेशन मिली, हमने कैलकुलेटर में डाला, हमें दो वोल्टेज V1 और V2 की वैल्यू आई और हमने सब्स्टिट्यूट करके I1 की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब मैं एक चीज तुम्हें पूछना चाहता हूँ, एक एक अच्छी चीज मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि अगर लेट से मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ और मैंने ये यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, तो मुझे बताओ ये कौन सा कैटेगरी है। केवीएल, केवीएल याद करो, मेश एनालिसिस। तो मेश एनालिसिस के हिसाब से ये कौन सा कैटेगरी हो गया, थर्ड कैटेगरी हो गया। कौन सा, कॉमन करंट सोर्स का। और तुम्हें जान के हैरानी तो नहीं होगी वैसे से, जस्ट फॉर जस्ट सेइंग इट, जो काम तुम केवीएल से कर सकते हो वो सेम काम केसीएल, वो सेम आंसर केसीएल से आएगा, वो सेम आंसर सुपरपोजिशन थ्योरम से आएगा, वो सेम काम थेवेनिन नॉर्टन सबसे सेम आएगा। तो केवीएल में लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था कॉमन करंट सोर्स का, सेम है ये। मैंने एक वैल्यू नहीं बदली है सवाल में। और वहां पे अगर तुम जाके देखो, मेश एनालिसिस के कॉमन करंट सोर्स में यही सवाल किया है और मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 अज्यूम किया था वहां पे। I1 की वैल्यू और ये जो वैल्यू आई है हमें, ये एग्जैक्ट सेम रहेगी। वहां पे 12 ओम में 1.07 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा, बट यहाँ पे माइनस आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने जब केवीएल लगाया तब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम की थी, राइट। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम की थी, मतलब ऐसे डायरेक्शन अज्यूम किया था हम। बट यहाँ पे I1 ऐसा था, I1 ऐसा था, मतलब ये ऐसा फ्लो हो रहा था, तो वो अपोजिट हो गया, इसलिए माइनस साइन आया, बट करंट वो सेम ही है। समझा तुमको। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन कर देते हैं अभी कि ये हमने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया, इसीलिए माइनस आया। सो जो काम केवीएल से कर सकते हो वही काम तुम नोडल से भी कर सकते हो, सुपरपोजिशन से भी कर सकते हो, जो भी मेथड्स है सबसे सेम आंसर आएगा। ओके। और लास्ट बात, हमने केवीएल पढ़ा, राइट, हमने केवीएल पढ़ा और उसमें हमने मैश करंट फाइंड आउट किया। मैश करंट फाइंड आउट किया, I1 I2 हम ऐसे लेते थे सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमने मैश करंट फाइंड आउट किया। बट लगाया क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ से हमें मैश करंट आया। एंड यहाँ पे देखा तुमने, हमने केसीएल लगाया और हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, नोड वोल्टेज, नोड वोल्टेज, ठीक है। सो अभी हमें समझा कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम मैश करंट, वोल्टेज लॉ करंट ढूंढने के लिए लगाते हैं, और केसीएल करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ नोड वोल्टेज ढूंढने में। जैसे हमको, हमने जब आंसर लिखे V1, जब हमने कैलकुलेटर से आंसर निकाले तब हमें V1 और V2 है, वोल्टेज आए हमें, तो केसीएल लगाने के बाद, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने के बाद वोल्टेज आता है। इसी प्रकार से अभी याद रखना, ऐसा एग्जाम में कुछ ऐसा आने नहीं वाला है, एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट नो सच थिंग, ऐसी दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट लाइक मैश वोल्टेज, मैश वोल्टेज, राइट, मैश वोल्टेज एंड नोड करंट, नोड करंट, ऐसी चीज कोई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या एग्जिस्ट करती है, केस केवीएल, केवीएल में मैश करंट ढूंढते हैं, और केसीएल में करंट बोला तो हम नोड वोल्टेज ढूंढते हैं। ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ मैश वोल्टेज ऐसा इंटरचेंज नहीं कर सकते तुम,
ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर नोडल एनालिसिस खत्म होता है। अब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतना है कि 2 और 3 सवाल और प्रैक्टिस करने हैं, ताकि तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि ऐसा लगे कि स्वयं किरचॉफ भैया आके तुम्हें केसीएल पढ़ा के गए हैं। सो और हाँ, जाते जाते वोल्टेज जैसा तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल बना रहे, बस शॉर्ट मत हो जाना, एंड रेफरेंस नोड जैसे ग्राउंडेड हमेशा बने रहना। सो विद दैट बीइंग सेड, अमीर आके साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय, जय हिंद।